Assalamualaikum. Welcome to back Zoology Lover. Today we will study a new topic about animal systematics. So already हम जानते हैं systematics क्या है. Systematics is the branch of biology that deals with the study of classification of living organism on the basis of evolutionary perspectives और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. इट मीन्स कि हम सिस्टमेटिक्स में स्टडी करते हैं कि किस तरह एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की गई है. क्योंकि हम जोलॉजी पढ़ रहे हैं इसलिए हम बाकी ऑर्गेनिजम्स को नहीं यहाँ पे पढ़ेंगे. हम सिर्फ ऑर्गेनिज्म यानी एनिमल्स की बात करेंगे कि एनिमल्स की क्लासिफिकेशन सब ग्रुप्स और ग्रुप्स में किस तरह की गई और किस बेस पे की गई. यानी एवोल्यूशन के लिहाज से अगर हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं तो वो आ जाती है हमारी सिस्टमेटिक्स, जिसमें हम देखते हैं कि अगर ये एनिमल है तो इसका ओरिजिन क्या था, इसके एंसेस्टर्स कौन थे और किस तरह ये स्पीशी जो है वो इवॉल्व हुई है किसी अनदर स्पीशी से. यहाँ पे हम देखेंगे कि एनिमल की जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम देखते हैं कि 3 जो है वो ग्रुप्स बनाए गए, जिनकी बेसिस पे अब डिफरेंट साइंटिस्ट थे. उन्होंने अपना डिफरेंट जो है वो व्यू बताया हमें क्लासिफिकेशन के लिहाज से या सिस्टमेटिक्स के लिहाज से कि क्या सिस्टम होना चाहिए. जो उन्होंने ऑब्जर्व किया अपनी सराउंडिंग में उसकी बेस पे उन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को जो है वो इन 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. उनमें से जो फर्स्ट वन था दैट इज़ मोनोफाइलेटिक ग्रुप, पॉलीफाइलेटिक ग्रुप एंड द लास्ट वन इज़ पैराफाइलेटिक ग्रुप. वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे और फिर देखेंगे कि इनके अंदर क्या डिफरेंस है. सो द फर्स्ट वन इज़ मोनोफाइलेटिक ग्रुप. मोनोफाइलेटिक ग्रुप में हम क्या पढ़ते हैं कि ग्रुप ऑफ स्पीशीज दैट इंक्लूड अ सिंगल एंसेस्टर एंड और ऑल डिसेंडेंट ऑफ दैट एंसेस्टर. इट मीन्स कि जब साइंटिस्ट ने देखा एनिमल्स की क्लासिफिकेशन जब उन्होंने की तो उन्होंने देखा कि कुछ एनिमल जो हैं उनके करैक्टर्स इतने सिमिलर हैं कि ऐसा सोचा जाता था कि वो एनिमल उन स्पीशीज से क्या हुए हैं, इवॉल्व हुई हैं और एवोल्यूशन की बेस पे जो है उनमें ये चेंजिंग वगैरह आई है और एक नई स्पीशी एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस हुई है. तो सिंपल ये मोनोफाइलेटिक ग्रुप ऐसा ग्रुप था ऑर्गेनिज्म का या ऐसा ग्रुप था एनिमल्स का जिसमें एक सिंगल एंसेस्टर था और उसके डिफरेंट डिसेंडेंट्स थे. आई मीन्स एक सिंगल एंसेस्टर था, उसने जो है वो डिफरेंट उसके डिसेंडेंट्स आए और डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाने के बाद उन्होंने डिफरेंट अडेप्टेशंस ली और अपनी बॉडी को अडेप्ट कर लिया अपने एनवायरनमेंट के साथ और उनमें चेंजिंग आ गई और डिफरेंट स्पीशीज़ जो है वो एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस हो गई. सिंपल. अगर यहाँ आप देख रहे हैं तो ये सिंपल देखें, ये देखें, ये एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर था. आगे से इस एंसेस्टर से ये डिसेंडेंट्स आए हैं और नेक्स्ट इनके जो है वो डिसेंडेंट्स हैं और फिर नेक्स्ट मतलब एक कॉमन एंसेस्टर एक है और उसके डिफरेंट जो है वो डिसेंडेंट्स हैं. लेकिन डिफरेंट एनवायरनमेंट से अडेप्ट होने के बाद इन्होंने जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ में ये क्या हो गए हैं, कन्वर्ट हो गए हैं. मीन्स इनकी एवोल्यूशन हो गई है. नेक्स्ट अगर हम देखें पॉलीफाइलेटिक ग्रुप के बारे में तो पॉलीफाइलेटिक ग्रुप क्या था, ऐसा ग्रुप जो डू नॉट शेयर अ कॉमन एंसेस्टर एंड हैव मल्टीपल ओरिजिन. ऐसा कुछ साइंटिस्ट सोचा करते थे कि जो एवोल्यूशन है वो मतलब एवोल्यूशन की बेस पे वो बात नहीं किया करते थे. वो कहते थे कि कोई भी स्पीशी जो है वो किसी दूसरी स्पीशी से इवॉल्व नहीं हुई. आई मीन हम कोई भी बात करते हैं तो उसके 2 पर्सपेक्टिव्स होते हैं. एवोल्यूशन भी दरअसल इसी तरह थी कि ये इसमें श्योरिटी नहीं थी, कुछ एविडेंस थे जो हमें इस बात पे मजबूर करते थे कि हम ये इस बात को एडमिट करें कि एवोल्यूशन वाकई हुई है. लेकिन चूंकि हर बात के 2 पर्सपेक्टिव्स होते हैं इसलिए दूसरी तरफ कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा कहा कि पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऐसा ग्रुप होगा ऑर्गेनिजम्स का जिसमें ऐसा जाना जाएगा कि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने एंसेस्टर से इवॉल्व हुआ है, कोई भी स्पीशी किसी दूसरी स्पीशी से इवॉल्व नहीं हुई. यहाँ पे पॉलीफाइलेटिक ग्रुप में यही बताया हुआ है कि हर स्पीशी का अपना एक कॉमन एंसेस्टर था और उसी से ही वो ओरिजिनेट हुई है. मीन्स डिफरेंट, जैसे आप ये इस डायग्राम में देख रहे हैं तो ये देखिए, ये एक आपको क्लैडिस्टिक एनालिसिस नज़र आ रहा है, क्लेड बना हुआ नज़र आ रहा है जिसमें आप देख रहे हैं डिफरेंट एंसेस्टर्स हैं और इनसे मल्टीपल्स जो है वो स्पीशीज़ क्या हुई हैं, इवॉल्व हुई हैं. अगर पैराफाइलेटिक ग्रुप को ज़्यादा एक्सप्लेन करें तो हम एक एग्जांपल की हेल्प लेंगे. वो एग्जांपल है आर्क्योपेटेरिक्स. आर्क्योपेटेरिक्स जो है वो रेप्टाइल था. 150 मिलियन ईयर्स पहले जो है वो एक फॉसिल हमें मिला था जो कि पिजन साइज फॉसिल था जिसकी एक लॉन्ग रेप्टिलियन टेल थी और वो मिडल ऑफ ट्रायसिक पीरियड में उसको डिस्कवर किया गया. इसके अलावा वो डायप्सिड था. डायप्सिड मीन्स के जब उसके स्कल को हमने एनालाइज किया तो उसके स्कल में 2 ओपनिंग थी बिहाइंड द आइज़. ये हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा है कि जो ऑर्गेनिज्म है अगर उनके स्कल की बेस पे या जिस तरह उनका स्कल डिज़ाइन हुआ है उस बेस पे अगर बात की जाए तो 3 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, मोनोप्सिड, डायप्सिड एंड ट्रायप्सिड. सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो आर्क्योपेटेरिक्स
रेप्टाइल हमें मिला था वो क्या था, डायप्सिड था, मीन्स 2 ओपनिंग थी उसकी स्कल में बिहाइंड द आइज। सो पैराफाइलेटिक ग्रुप में हम पढ़ रहे हैं कि अ ग्रुप कंपोज्ड ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द मोस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स। इसमें भी वही बात की है, आर्कियोपेटेरिक्स की बात हम करेंगे कि आर्कियोपेटेरिक्स में देखा गया कि जो एवोल्यूशन हुई है, चूँकि आर्कियोपेटेरिक्स एक रेप्टाइल था तो रेप्टाइल से एवोल्यूशन हुई है बर्ड्स की, तो उसमें कुछ करैक्टर्स देखे गए जो कि हमें इस बात का एविडेंस प्रूव करते थे कि रेप्टाइल से जो है वो एवोल्यूशन हुई है क्लास एवीज की, मतलब बर्ड्स की एवोल्यूशन हुई है। उसमें जो फर्स्ट फॉसिल्स हमें मिला था वो हमें आर्कियोपेटेरिक्स मिला था, और आर्कियोपेटेरिक्स में क्या था कि वो एक तो उसकी रेप्टिलियन लॉन्ग टेल थी, इसके अलावा क्लॉड फिंगर्स थे उसके। इसके अलावा एक एविडेंस उसके ये देखा गया कि जो उसकी क्लेविकल बोन थी, मीन्स विश बोन थी, जो जो बिल्कुल ये नेक के करीब होती है, इसको अगर हम वुमेंस में बात की जाए तो इसको होमोसैपियंस की अगर मैं बात करूँ तो इसे ब्यूटी बोन भी बोला जाता है। तो जो क्लेविकल बोन थी आर्कियोपेटेरिक्स की, उसके साथ जो है वो विंग्स, मतलब पॉइंट ऑफ अटैचमेंट थी फॉर विंग्स। अब वे आर्कियोपेटेरिक्स के अपने विंग्स तो है नहीं थे, वो एक रेप्टाइल था, ठीक है, वो फ्लाई नहीं था करता, क्यों, बिकॉज दे हैव नो विंग्स। सो ऐसा बोला जाता है या ऐसा सोचा जाता है कि जो उसकी हमने बोन को एनालाइज किया, विश बोन को, क्लेविकल को, तो उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स थे जिन जहाँ पे विंग्स के मसल्स अटैच थे, यानी जहाँ से विंग्स ने ओरिजिनेट होना था। तो ऐसा सोचा गया कि आर्कियोपेटेरिक्स से एवोल्यूशन हुई है बर्ड्स की, मीन्स आर्कियोपेटेरिक्स के बाद जब बर्ड की एवोल्यूशन हुई तो वो जो बोन थी क्लेविकल, उसके साथ जो है वो विंग्स के मसल क्या हो गए, अटैच हो गए। और मतलब ये हमें एविडेंस एक मिलता है कि वाकई जो है वो एवोल्यूशन हुई है, रेप्टाइल से एवोल्यूशन हुई है बर्ड्स की। सो ये 3 ग्रुप थे, मोनोफाइलेटिक ग्रुप, पॉलीफाइलेटिक ग्रुप एंड पैराफाइलेटिक ग्रुप, जिनकी बेस पे ऑर्गेनिज्म को जो है वो क्लासिफाई किया गया एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव को देखते हुए, एवोल्यूशन को देखते हुए। नेक्स्ट इसके अलावा हमने करैक्टर्स को देखा है। करैक्टर्स क्या होते हैं, एनाटॉमिकल एट जीन बेसिस और जेनेटिक बेसिस, डीएनए, आरएनए एंड फिजिकल फीचर सम हाउ रिलेटेड टू विचुअल एनीथिंग कॉल्ड करैक्टर्स। इट मीन्स जो भी चीज़ हम इनहेरिट करते हैं अपने एंसेस्टर से, जो भी मतलब हमारे अंदर सिमिलरिटीज़ होती हैं हमारे एंसेस्टर में और हमारे अंदर, वो किस बेस पे होती हैं, वो हमारे जेनेटिक बेस पे होती हैं। मीन्स जो हमारे अंदर डीएनए आरएनए ट्रांसफ़र हुआ होता है, और जो जीन्स होती हैं, जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, जिसे जिसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी बोला जाता है, तो उसकी बेस पे हम एनालाइज़ कर सकते हैं, या किसी भी ऑर्गेनिज़म के एंसेस्टर का पता लगाया जा सकता है कि समहाउ इनके अंदर कितनी सिमिलरिटीज़ हैं। अगर किसी स्पीशी को हमने देखना है, किसी चीज़ के साथ कंपेयर करना है किसी दूसरी स्पीशी के साथ, जिसके बारे में हमारा ख्याल है कि इसकी एवोल्यूशन उस स्पीशी से हुई है, तो हम उसको जेनेटिक बेसिस पे भी एनालाइज़ करेंगे। तो उसकी एनालिसिस जब जेनेटिक बेस पे होगी तो फिर उसके डीएनए और आरएनए को इन्वॉल्व किया जाएगा, और उसके लिहाज से फिर कि किस तरह जीन्स ने जो है वो म्यूटेट किया। अब समहाउ ये भी सोचा जाता है ना कि एवोल्यूशन जो है वो म्यूटेशन की वजह से हुई। क्या हुआ कि जेनेटिक बेसिस पे म्यूटेशन हुई, जीन्स ने एक्सप्रेस किया, या जीन्स डोमिनेंट या रिसेसिव हुई, जिनकी वजह से क्या हुई, एवोल्यूशन हुई और चेंजिंग आई। नेक्स्ट हम यहाँ पढ़ेंगे कि अ बेसिक assumption ऑफ एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक इज दैट ऑर्गेनिज्म क्लोजली रिलेटेड टू एन एंसेस्टर will resemble that ancestor more closely than they resemble distantly related organisms. It means ये तीनों ग्रुप बनाने से क्या हुआ था कि एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स ने एक बात को एज अ अजम्पशन प्रूव कर दिया था। वो ये बात थी कि जो डिसेंडेंट्स अपने एंसेस्टर से मिलते जुलते थे, मीन्स रिजेंबल करते थे ज़्यादा, वो ये बात सोची गई या ये बात कंसिडर हो गई, कंफर्म हो गई कि वो उनके एंसेस्टर थे और वो उसी से क्या हुए हैं, ओरिजिनेट हुए हैं। और वो ऑर्गेनिज्म जो रिजेंबल नहीं थे करते, मीन्स रिजेंबल डिस्टेंटली रिलेटेड टू ऑर्गेनिज्म, वो उन ऑर्गेनिज्म से क्या थे, अलग थे या सेपरेट थे। तो ये एक सिंपल सी जो है ना वो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव था, या एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स के लिहाज से हमने ये रिजल्ट्स निकाले थे कि सिंपली आपको एक टारगेट दिया जाता है और बोला जाता है कि भाई इसको स्टडी करें, इसको देखें, इसे एनालाइज करें, तो आप एनालिसिस के बाद जो रिजल्ट्स बताते हैं, जो ऑर्गेनिज्म आपको समहाउ सिमिलर लगे, आपने कहा कि इनकी एवोल्यूशन इनसे हुई है, और जो डिस्टेंट लगे, मीन्स डिफरेंट लगे, वो आपने कहा कि इनकी एवोल्यूशन इनसे नहीं होती, इनके एंसेस्टर्स कुछ और हैं। तो सिंपली ये रिजल्ट्स आया था एवोल्यूशन की बेस पे।
नेक्स्ट एवोल्यूशन पे अगर हम देखें तो एवोल्यूशन में हम होमोलॉगस और एनालॉगस पढ़ते हैं। होमोलॉगस क्या है? होमोलॉगस जो है वो रिजेम्बलेंस है दैट रिजल्ट फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर एंड आर यूजफुल इन क्लासिफाइंग एनिमल्स। इट मीन्स होमोलॉगस है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनके स्ट्रक्चर सेम थे, लेकिन उन ऑर्गेनिज्म ने जब डिफरेंट एनवायरनमेंट में वो चले गए और उन्होंने उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लिया और उसके लिहाज से जो है वो उनके फंक्शंस क्या हो गए? डिफरेंट होंगे। मीन्स ओरिजिन एक ही था, स्ट्रक्चर उनका सेम था जब हमने एनालिसिस किया, लेकिन दोनों का पर्पस, दोनों का फंक्शन क्या था? डिफरेंट था। यहाँ पे आपको होमोलॉगस की क्या एग्जांपल दी है? यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन द विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड द आर्म्स ऑफ ह्यूमन। अब ज़रा गौर से इसको देखें कि आपको एग्जांपल क्या दी है। एग्जांपल आपको दिया है कि अगर बोन्स हैं विंग्स की, बर्ड्स के अंदर विंग्स किस लिए यूज़ होते हैं? फॉर फ्लाइंग पर्पस। और अगर ह्यूमन की बोन्स देखी जाए आर्म्स के अंदर, तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो समहाउ क्या होता है? सेम होता है, मतलब मिलता जुलता है इनका स्ट्रक्चर। होमो मीन्स क्या होता है? सेम। लेकिन दोनों का जो पर्पज़ है, दोनों का जो फंक्शन है वो क्या है? डिफरेंट है। बर्ड्स जो है वो विंग्स फ्लाई के लिए यूज़ करते हैं, फ्लाइंग पर्पज़ के लिए, और जो एनिमल्स हैं वो अपना आर्म्स जो है वो किसी चीज़ को होल्ड करने के लिए, कैच करने के लिए, फॉर एग्जांपल डिफरेंट पर्पज़ के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। तो होमोलॉगस मीन्स कि सेम स्ट्रक्चर बट फंक्शन आर डिफरेंट। और नेक्स्ट जो है वो जो एनिमल की क्लासिफिकेशन करने के लिए टर्म यूज़ हुई वो एनालॉगस थी। एनालॉगस में हमने क्या देखा? एनालॉगस आर द रिजेम्बलेंस दैट रिजल्ट फ्रॉम ऑर्गेनिज्म अडेप्टिव अंडर सिमिलर एवोल्यूशनरी प्रेशर। द लेटर प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एनालॉगस में हमने देखा कि जो दो एनिमल्स थे, ठीक है, उनके दरमियान में जब डिफरेंस किया गया तो उनके स्ट्रक्चर तो डिफरेंट थे। एनिमल की जब एनालिसिस किया गया तो उन एनिमल्स का कोई भी ऑर्गन था या कोई भी बॉडी का स्ट्रक्चर था जिनके डिफरेंट स्ट्रक्चर थे, लेकिन उन दोनों का पर्पस या उन दोनों का फंक्शन क्या था? सेम था। ये हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में पढ़ते हैं। अभी मैं आपको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन भी डिस्कस करूंगी आपके साथ कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या होती है और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या होती है। सिंपली सबसे पहले हम एनालॉगस को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसकी मैं एग्जांपल आपको बता दूं। एग्जांपल क्या थी इसकी? सिमिलरिटी बिटवीन द विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट इज एन एनालॉगी। वही आ जाता कि विंग्स जो बर्ड्स के थे, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि फ्लाइंग पर्पस के लिए यूज़ होते थे, एंड इंसेक्ट्स इन एन एनालॉगी। और इंसेक्ट्स के जो विंग्स थे, जाहिर है वो भी फ्लाइंग के लिए यूज़ करते हैं जो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। इन दोनों का फंक्शन सेम है, लेकिन इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या था? डिफरेंट था। तो ये हमें एनालॉगस की जो है वो एग्जाम्पल में हम पढ़ते हैं कि एनालॉगस क्या थे? सेम फंक्शन एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। कुछ बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा मसला होता है, उन्हें पता नहीं चलता कि एवोल्यूशन का तो मीनिंग हमें समझ आ जाता है। मीन्स कि चेंज आया, इवॉल्व हुई है, कोई चीज़ रोल आउट हुई है, न्यू जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है एनवायरनमेंट में, म्यूटेशन आई है जिसकी वजह से चेंज आया एनवायरनमेंट में या किसी ऑर्गेनिज्म में, जिसकी वजह से एवोल्यूशन हुई है। लेकिन एवोल्यूशन दो तरह की होती है, मेन दो तरह की होती है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। सो हम बारी बारी इनको डिस्कस करेंगे और फिर आपको ज़्यादा अच्छा जो है वो पता चल जाएगा कि इनके दरमियान में क्या डिफरेंस है। ये मैंने बहुत सिंपली इनको डिफ़ाइन किया हुआ है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या है? व्हेन टू स्पीशीज़ विद डिफरेंट एंसेस्ट्रल ओरिजिन डेवलप सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स। आई मीन दो स्पीशीज़ थी, उनका एंसेस्टर क्या था? डिफरेंट था। यानी जो जहाँ से वो ओरिजिनेट हुई हैं दोनों स्पीशीज़, वो अलग अलग एंसेस्टर से निकली हैं, अलग अलग एंसेस्टर से जो है वो इवॉल्व हुई हैं, लेकिन उनके दरमियान जो करैक्टरिस्टिक्स थी वो सिमिलर होगी। अब हाउ इज़ इट पॉसिबल? वो सिमिलर कैसे हुई? वो इसी वजह से सिमिलर हुई कि एक एनिमल जो है वो अपनी हैबिट्स या अपने इकोलॉजिकल निशे पे डिपेंड करता है। इकोलॉजिकल निशे होता है उसका हैबिटेट या उसकी रहने वाली जगह जहाँ पे वो रहता है। अब एक एनिमल जब मूव ऑन करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन, आपने पढ़ा होगा डार्विन थ्योरी में, उसमें हमें क्या पता चलता है कि एनिमल जो है वो अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से खुद को क्या करता है? अडेप्ट करता है। नेचर एनिमल को सिलेक्ट कर लेती है। वो एनिमल जिसके पास अच्छी जीन्स होती हैं, जो अपनी बॉडी को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी बॉडी को अडेप्ट कर सकता है एनवायरनमेंट के साथ, वो सर्वाइव कर जाता है। और वो ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव नहीं कर पाता वो एक्सटिंक्ट हो जाता है। यहाँ पे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में उन्होंने यही बताया कि जब भी एवोल्यूशन आती है, दो स्पीशीज़ जो कि डिफरेंट एंसेस्टर से थी, अब उन्होंने अपने आप को अडेप्ट करना है।
डिफरेंट एंसेस्टर से थी और वो एक ही हैबिटेट में रहना शुरू हो गई। उनकी हैबिटेट्स मतलब उनकी जो हैबिट्स थी वो अलग अलग थी, लेकिन जो जब उन्होंने एक जगह पे रहना शुरू कर दिया तो उनकी हैबिटेट्स सेम हो गई, उनके अंदर सेम करैक्टर जो है वो डेवलप हो गया। तो अपनी बॉडी को मतलब इलास्टिसिटी हमें बताई हुई है, किस तरह जो है वो अपनी बॉडी को मोल्ड कर लेना, अपनी बॉडी को चेंज कर देना विद द चेंज इन एनवायरनमेंट। के एनवायरनमेंट में चेंज आने की वजह से अपनी बॉडी को जो है वो चेंज ले आना अपनी बॉडी में। इसमें एग्जांपल वही है जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ एनालॉगस में। सिमिलरिटी बिटवीन द विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। अब बर्ड्स और इंसेक्ट थे, इनका जो एंसेस्टर था वो कॉमन नहीं था, अलग अलग एंसेस्टर था, लेकिन चूंकि इन्होंने एक जगह पर सर्वाइव करना शुरू कर दिया, अब दोनों को जो है वो फ्लाइंग की ज़रूरत थी, तो इन्होंने अपने जो है वो विंग्स डेवलप कर लिए, वैसा स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया। तो मीन्स इनके दरमियान में ये जो करैक्टर था ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो ये हम बात करते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में, जिसमें आपको जो है वो एग्जांपल एनालॉगस में मैंने बताया, तो एनालॉगस जो है वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हुई है। नेक्स्ट वन इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या है? इट रेफर्स व्हेन टू स्पीशीज डाइवर्ज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। उससे ऑपोजिट है कि दो स्पीशीज थी जो डाइवर्ज हुई हैं कॉमन एंसेस्टर से। मीन्स ऐसा सोचा जाता था कि अगर एक कॉमन एंसेस्टर हो उससे दो स्पीशीज जो है वो इवॉल्व हुई हैं, डाइवर्ज हुई हैं, एवोल्यूशन हुई थी, दो नई स्पीशीज इंट्रोड्यूस हुई हैं एनवायरनमेंट में एंड डेवलप डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स। सेम उसी तरह मैं बताना चाहूँगी आपको कि जो एनवायरनमेंट है उसमें चेंज आया, दोनों में से स्पीशीज़ जो हैं वो उन्होंने डिफरेंट हैबिटेट्स में चले गई, और जिस हैबिटेट में वो स्पीशी गई उसने उस हैबिटेट से, उस एनवायरनमेंट से अडेप्टेशंस ली और उसकी तरह बिल्कुल बिहेव करना शुरू कर दिया। मीन्स वैसा उसने ना अपनी लाइफ को जो है वो मोल्ड कर लिया वैसे। सो इसमें एग्जांपल मैं सिंपल एक दूंगी डार्विन फिंचेस की। ठीक है, डार्विन वाज अ साइंटिस्ट। उसने क्या ऑब्जर्व किया था, उसने विजिट किया था गैलापागोस आइलैंड पे। गैलापागोस आइलैंड के बारे में सब जानते होंगे, ये हमने पढ़ा था। गैलापागोस आइलैंड में हम मोस्टली टॉर्टोइस की स्टडी करते हैं। ठीक है, वहाँ पे टॉर्टोइस मोस्टली जो है वो स्टडी किए जाते हैं। इसके अलावा हमने वहाँ पे पढ़ा था कि डार्विन ने क्या किया था कि इसने जब गैलापागोस आइलैंड पे ये गया तो इसने जो है ना कुछ फिंचेस को स्टडी किया था। फिंचेस जो है वो बर्ड्स हैं, बर्ड्स की कोई क्लास है। सो इसने वहाँ पे देखा कि नेचुरल सिलेक्शन के बारे में इसने देखा। वही बात आ जाती है कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है, कि नेचर जो है वो ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करती है। नेचर ने सिलेक्ट करना होता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म ने सर्वाइव करना है और कौन से ऑर्गेनिज्म ने एक्सटिंक्ट हो जाना है एनवायरनमेंट से। मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास इतनी ताकत थी कि उसने नेचर को बर्दाश्त किया है, नेचर को फेस किया है, जो चेंजिंग आई है नेचर में वो फेस की हैं और उसके बाद भी वो सर्वाइव किया है, तो वो सर्वाइव करता रहेगा। और वो ऑर्गेनिज्म जो उन चेंजिंग को सर्वाइव नहीं कर सका वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा वहाँ से। सो कहते हैं कि नेचर ने सिलेक्ट किया था। और डार्विन फिंचेस में इसकी एग्जांपल ऐसे हम लेंगे कि जो फिंचेस बर्ड्स थे, डिफरेंट तरह के बर्ड्स थे, जब वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में गए वहाँ पे उनकी फीडिंग हैबिट्स या उनको जो भी जो फीडिंग हैबिट्स थी या वहाँ का जो क्लाइमेट था, वहाँ के जितने भी मतलब चेंजिंग आया एनवायरनमेंट में। अब दो सेपरेट एनवायरनमेंट है, उसमें ज़ाहिर फीडिंग पर जो हैबिट है वो भी अलग होगी, इनका इकोलॉजिकल निशे भी अलग होगा, हैबिटेट भी अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। अब वो दोनों जो स्पीशी थी वो एक कॉमन एंसेस्टर से आई हुई हैं, लेकिन जब वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहेंगी इट मीन्स वो अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट करेंगी, और जब वो अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट करेंगी तो वो उनके जो करैक्टर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। सो इसमें हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में यही बात पढ़ते हैं कि इसमें आप एग्जांपल जो है वो इन डार्विन फिंचेस की ले लें कि कुछ बर्ड से, ठीक है, फिंचेस थी, उनकी जो बीक थी वो पॉइंटेड थी और लॉन्ग थी, तो उन्होंने किस पे फीड करना शुरू कर दिया। सॉरी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सब पहले ही बता चुकी हूँ, पहले मुझे ये बोलना चाहिए था कि अब जो बर्ड्स ने आपने वुड पैकर को देखा होगा, वुड पैकर क्या करते हैं, इसकी पॉइंटेड जो है वो बीक होती है और ये जो है वो ट्री की जो बार्क होती है ना उसमें होल करता है और उसको उस पर फीड करता है, वहाँ से इंसेक्ट्स निकाल के खाता है। सो जब इसका फीडिंग इसने ऐसे एनवायरनमेंट में चला गया जहाँ पे मतलब इसने इंसेक्ट्स पे फीड करना था, तो इसने अपनी बीक के स्टाइल को जो है वो मॉडिफाई कर लिया, चेंज कर लिया। अब जो ऐसे बर्ड्स हैं जिन्होंने ग्राउंड पे फीड करना था, ग्रैप्स पे फीड करना था और टैप करना था ग्राउंड पे, तो उनकी बीक्स क्या हो गई, थोड़ी सी आगे से ब्रॉड हो गई, शॉर्ट हो गई। तो इस तरह मीन्स कि जिस तरह की उन्हें एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया या जिस तरह का उन्हें एनवायरनमेंट फेस करना पड़ा, अपनी फीडिंग्स हैबिट्स को प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए उन्होंने अपने बीक के स्टाइल को क्या कर लिया, इवॉल्व कर लिया, एवोल्यूशन हो गई और डिफरेंट तरह के हमें बर्ड्स नज़र आते हैं और डिफरेंट उनके करैक्टर्स नज़र आते हैं। सो
दिस इज़ ऑल अबाउट एवोल्यूशन। आई होप कि आपको जो है वो जो मिस्टेक्स थी या जो कन्फ्यूजन थी एवोल्यूशन के लिहाज से या इस टॉपिक के लिहाज से वो क्लियर हो चुकी होंगी। थैंक यू सो मच।